सोचिए एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म, भाषाएं, जातियां, लिंग और संस्कृतियां। सवाल मगर यह है कि एक संविधान कैसे हर व्यक्ति को न्याय, समानता और गरिमा का वादा करता है। इसका जवाब छिपा है एक दृष्टि में, और वो है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सभी के साथ सभी का विकास। मगर यहां पर एक रहस्य यह भी है, यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का नारा नहीं है, मगर यह हमारे संविधान का नारा है। और आज तक भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने शासन किया है, सरकारें चलाई हैं, उन सभी का यही नारा है। इसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। यह हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है, सबका साथ सबका विकास। और ये संविधान की गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये हमें कहां कहां मिल सकता है हमारे संविधान में? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रचा बसा हुआ है। आज हम समझेंगे कि कैसे यह वाक्यांश भारत के संवैधानिक सपने को जीवंत बनाता है। और इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे कि कैसे अदालतें, सरकार और आम नागरिक इन शब्दों को हकीकत में बदलते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये केवल कानून की बात नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा की कहानी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे ये संवैधानिक नींव है उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, जहां पर वादा किया गया है कि सभी को न्याय मिलेगा। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके साथ स्वतंत्रता की गारंटी भी मिली है। कौन सी स्वतंत्रता की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसके साथ साथ समानता भी है, दर्जे की और अवसरों की। और बंधुत्व, हमारा बंधुत्व के बारे में भी हमारा संविधान की प्रस्तावना कहती है कि गरिमा और राष्ट्रीय एकता की गारंटी देती है हमारे संविधान की प्रस्तावना। अगर आप ध्यान दें तो सबका साथ सबका विकास कोई एक विचार नहीं है, यह हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सपना देखा था 1949 में, जब संविधान बनाया था। और जब संविधान लागू हुआ था, तब से ये जो भावना है, विचार है, सबका साथ सबका विकास 26 जनवरी 1950 से भारत के अंदर लागू है। इस दृष्टि को समर्थन देने वाले प्रमुख अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता देता है, और अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और तीसरा अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें गरिमा, जीविका और पर्यावरण भी शामिल है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, वो राज्य के लोगों के कल्याण और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसके अलावा और भी कोई प्रावधान है क्या? हाँ है। अनुच्छेद 39 जो समान वेतन, जीविका का अधिकार और बच्चों की सुरक्षा की गारंटी देता है, और उसके बारे में एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में बताता है। और साथ साथ अनुच्छेद 46 जहां पर कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने की बात की गई है। क्या आप देख रहे हैं एक पैटर्न? और ये पैटर्न है, ये अनुच्छेद केवल कानूनी शब्द नहीं है, ये संवैधानिक वादे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा अनुच्छेद सबका साथ सबका विकास को सबसे अच्छे से दर्शाता है? अनुच्छेद 14 समानता या फिर अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय वाला? आपका जवाब जरूर दीजिएगा और मैं आपके जवाब पढ़ता हूं सभी के। अब आगे बढ़ते हैं न्यायिक व्याख्या की। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा किस तरीके से यह दर्शाया है कि न्यायिक व्याख्या के अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय भी इसी विचार को मूर्त रूप देता है, और वो विचार है सबका साथ सबका विकास।
संविधान की जीवंत हकीकत बनाने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी भूमिका रही है, आपको पता है। कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो उनको देखते हैं। जो सबसे पहला है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया था, जिससे समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल सिद्धांत कभी नष्ट नहीं किए जा सकते, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। दूसरा मामला जहां पर आपको यह देखने को मिलेगा वो है इंदिरा साहने वर्सेस भारत संघ 1992 सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर मंडल केस, जिसमें ये मंडल केस था जिसमें पिछले वर्गों के लिए आरक्षण को मान्यता दी गई थी ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। एक और केस है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इसमें जीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना था। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 सर्वोच्च न्यायालय, इस केस के अंदर शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया था, जिसे बाद में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था स्पेशली फॉर दी शिक्षा के अधिकार के लिए। और अगर आप देखें तो पर्यावरण जो संबंधी मामले हैं, जो MC मेहता वाली PIL बहुत सारी फाइल हो रखी है, उसमें ये देखने को मिला है कि जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया गया है। इन फैसलों ने यह बताया है कि विकास केवल कुछ के लिए नहीं हो सकता, बल्कि विकास सभी के लिए होना चाहिए। यही है सबका साथ सबका विकास का असली मतलब। अब बात करेंगे नीतियां और शासन की। ये जो दृष्टि है ये केवल न्यायपालिका में नहीं है, बल्कि सरकारी नीतियों में भी दिखाई देती है। अगर आप मनरेगा की बात करें, 2005 के अंदर आई थी। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। मतलब यहां पर ये देखिएगा कि ये जो विचार है सबका साथ सबका विकास, ये एक पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ये पूरी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उससे मेल खाता है। मैं बात कर रहा था सबसे पहले मनरेगा की 2005 की, जिसमें ग्रामीण गरीबों के लिए काम का अधिकार दिया गया। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए। और उसके बाद आया आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें करोड़ों लोगों को सस्ती दर पर भोजन देने का वादा किया गया, अधिकार दिया गया। और फिर आया आयुष्मान भारत 2018 का, जिसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ये भी आर्थिक समावेशन को बढ़ा रहे हैं। और एक और बता रहा हूं 2023 का महिला आरक्षण विधेयक, जो महिलाओं को 33% आरक्षण देगा संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं के अंदर। ये सभी क्या दर्शाते हैं? ये जो नीतियां हैं, ये जो कानून हैं, ये क्या दर्शाते हैं? ये यही दर्शा रहे हैं कि हमारे जो संविधान की भावना है सबका साथ सबका विकास, उसको मूर्त रूप देना है। ये सारी योजनाएं सीधे सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी हुई है। स्पेसिफिकली फॉर दी अनुच्छेद 38 और 39 में इनकी झलक दिखाई देती है। याद रखिए, DPSP भले ही अदालत में लागू ना हो, लेकिन ये नीति निर्माण को दिशा दिखाने वाली रोशनी होते हैं। और दशकों से सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या अन्य की हो, इनका उपयोग करके इस संवैधानिक सपने को हकीकत बनाने की कोशिश करती रही हैं। अब बात करते हैं चुनौतियां और आलोचना की। लेकिन सफर ये आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं सामने। जैसे असमानता अभी भी बनी हुई है। सबसे अमीर 10% लोग देश की अधिकतर संपत्ति पर काबिज हैं। दूसरा, जाति आधारित भेदभाव अभी भी मौजूद है, जबकि अनुच्छेद 15 इसे रोकता है। लैंगिक असमानता, मजदूरी में अंतर और राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी। कानून आया है, विधेयक आया है, पारित हो गया है, मगर अभी वो लागू नहीं हुआ है। उसमें अभी लागू होने में 2-3 साल और लगेंगे, और फिर भी वो 33% आरक्षण दे रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो लागू होने के बाद भी मैक्सिमम 33%। तो इससे क्या लैंगिक असमानता झलक दिखाई दे रही है। और उससे ऊपर क्षेत्रीय असमानता भी है। विकास कुछ राज्यों में ज्यादा है, जबकि कुछ
राज्य पिछड़े पड़े हुए हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास एक प्रेरणादायक दृष्टि है, लेकिन इसे हर भारतीय को हकीकत बनाना अभी भी एक चुनौती है। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबका साथ सबका विकास केवल राजनीति नहीं है, ये एक संवैधानिक दर्शन है, संवैधानिक दृष्टि है। ये प्रस्तावना मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी से निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि कानून और नीतियां इन मूल्यों का भी पालन करें। सरकारी योजनाएं इस दृष्टि को धरातल पर उतार रही हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं और इसे हासिल करना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। संक्षेप में कहें तो भारतीय संविधान केवल कुछ लोगों के लिए विकास का वादा नहीं करता है, यह वादा करता है कि सभी के लिए विकास बिना भेदभाव और बिना बहिष्कार के हो। यही है असली अर्थ किसका? सबका साथ सबका विकास का। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि भारत में सच में सबका साथ सबका विकास हासिल कर लिया है या अभी भी लंबा समय बाकी है? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी आवाज है। आप हमें सपोर्ट करिए तो आपके लिए और ऐसे बेहतरीन सेशन लाते रहेंगे। और चाहे तो आप चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो वेबसाइट से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं और हमारी एंड्रॉइड ऐप से भी आप एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।